चलिए बच्चा लोग, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी में पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा जैव परक्रम। क्या होगा? जैव परक्रम। अब देखो, जैव परक्रम में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले जानेंगे बच्चा लोग, पहले तो लिख देते हैं हम लोग सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। बहुत खूब। आज लगता है सब खा पी के आया है क्या? अच्छा, नहीं भी खाया है तो खा लेना था। चलो, तो यानी चैप्टर है हमारा, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना, चैप्टर है फर्स्ट, लेकिन इसका एनसीईआरटी में जो है बच्चा लोग, एनसीईआरटी में ये छठा चैप्टर है। ठीक है, कैसा है? छठा चैप्टर ये एनसीईआरटी में। लेकिन हमारे जो बुक्स है इसमें क्या है? पहला चैप्टर बायोलॉजी का यही होता है, जिसका नाम क्या है? हाँ, जैव प्रक्रम। अब ये देखो, जैव प्रक्रम क्या होता है, क्या चीज है, लिखते चले जाना है। कॉपी कलम निकाल लेना है, लिखते चले जाना है। जिन चीजों को बताते जाए नोट करते चले जाइएगा। तो जैव प्रक्रम के मायने क्या हैं? सबसे पहले हम तो ये जान ले बच्चा लोग कि सजीव और निर्जीव क्या है। सजीव और निर्जीव क्या है? जिंदा चीज क्या है, मरा हुआ चीज क्या है। हमारे आसपास में देखो, तुमको बहुत सारी मरी हुई चीजें दिखाई देगी, है ना? और हमारे आसपास में जीवित चीजें भी दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ ध्यान से सुनो, लेकिन कुछ जीवित चीजें जो है, पीछे वाले को सुनाई दे रहा है ना? कुछ जीवित जीव जो है हमें दिखाई भी नहीं देती है। उसी को हम लोग सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। सूक्ष्म जीव मतलब ऐसे जीव भी हैं जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, ये भी सूक्ष्म जीव आता। चलो, अब हमारे आसपास में देखो, बहुत सारी निर्जीव चीजें दिखाई दे रही है कि नहीं? क्या क्या है निर्जीव चीजें? ये हमारे पास क्या है? मार्कर। ये क्या है? मार्कर। क्या है ये? सजीव है या निर्जीव है? ठीक है। बोर्ड, दीवार, ये कैमरा, ये माइक, ये लकड़ी का ये स्टैंड, ये क्या? जिस पर बैठे हुए हो वो क्या? तुम्हारे बगल में जो बैठा है वो क्या? सजीव। यानी कि मतलब सबको समझ में आता है कि सजीव कौन है और निर्जीव कौन है। ठीक है। लेकिन बच्चा लोग, एक दुविधा ये है कि वायरस, बोलो क्या? वायरस। जैसे आप लोग अभी हाल फिलहाल में हम लोग पैंडेमिक से गुजरे, यानी कि मतलब कोरोना वायरस से गुजरे हैं। और कोरोना वायरस में क्या किया गया था? वो बोलता था क्या किसी चीज़ को मत छूइए, छूने से भी फैल जाएगा, किसी चीज़ को मत पकड़िए, उसको क्या सैनिटाइजर कीजिए। खूब सैनिटाइजर बिका ना। मास्क तो मत पूछिए, सब्बे का मास्क बिका ना। और सबका चेहरा एक के जैसा दिखा कि नहीं दिखा, है ना? सबका चेहरा एक के जैसा लगता, पहचानिए नहीं पाते थे कौन क्या है, नहीं है, कैसे है। यानी कि मतलब एक बोला जाए कि गुंडा डाकू की तरह जो है क्या करते थे, मास्क लगा करके रहते थे। लेकिन पहले मास्क केवल और केवल डॉक्टर लगाते थे। कब? जब पेशेंट को चीर फाड़ करता था तभी वो लगाते थे। लेकिन हम लोग भी उसका मजा ले लिए, लगा लिए ना मास्क। उसका मजा हम लोग भी फील कर लिए कि भैया हम भी एक डॉक्टर की तरह हैं, हम भी मास्क लगाना शुरू। अब मास्क में भी रंग बिरंगा आने लगा, नहीं आने लगा? रंग बिरंगा नहीं, हमको ही नहीं चाहिए, हमको ही वाला चाहिए, हमको लाल वाला चाहिए, तो काला। मतलब डिजाइन के पीछे लोग चला गया और खूब मास्क बेचने वालों ने खूब पैसे कमाए, खूब पैसे लूटे, है ना? आजकल कई तरह के तो मास्क, लोग क्या करता था, तो जैसे कि बाइक में जा रहा है तो मास्क अनिवार्य है, तो लोग क्या कहते हैं, गमछो मोड़ लेता था पूरा एकदम, है ना? मास्क का काम कर रहा है। तो क्या ऐसा कभी है? नहीं। देखो, कोरोना क्या था हमारे लिए? वायरस था। लेकिन उसको सजीव में रखोगे या निर्जीव में रखोगे, ये सबसे बड़ी दुविधा है।
है ना तो आप उसको पूर्णतः सजीव कह सकते हो, ना ही आप उसको निर्जीव कह सकते हो। तो क्या होगा, ये बीच की कड़ी होगी। क्या होगा कि वह विषाणु जब तक किसी अन्य कोशिकाओं में, जीवित कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर जाता है, तब तक वो सजीव नहीं कहलाता है। तो उसको सजीव कहलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीवित कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। यानी कोरोना तो आसपास में है हमारा, लेकिन वह कोरोना जब तक हमारे नाक के द्वारा हमारे फेफड़ों तक पूर्ण रूप से ना पहुंच जाए, तब तक वो जिंदा नहीं होगा, तब तक सजीव नहीं कहलाए। जितने भी विषाणु कैटेगरी के अंतर्गत में आते हैं बच्चा लोग, सभी के सभी जब तक किसी जीवित कोशिका में प्रवेश नहीं कर जाते हैं, तब तक वो सजीव नहीं कहलाते हैं। समझ में आ गई बात को? क्लियर है सबको? हाँ, अब हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं बच्चा लोग, और कहते हैं कि सजीव और निर्जीव के बारे में तो हमको समझ में आ गया कि सजीव कौन है, जो जिंदा है, जिसमें वृद्धि होती है। अब हम ये कहेंगे बच्चा लोग कि आखिर बताओ, सजीव पेड़ पौधा भी है? सजीव पेड़ पौधा है ना? लेकिन पेड़ पौधा में और अन्य जंतुओं में, जंतु भी तो सजीव है, लेकिन दोनों में अंतर भी है। अंतर है कि नहीं है? यानी कि मतलब अब देखेंगे, क्या तुमको बोलेंगे क्या कि इन दोनों की पहचान करो कि दोनों सजीव कैसे है, इसकी पहचान करो, तो तुम कहोगे क्या? क्या कहोगे? पहचान में क्या बोलेंगे हम लोग कि देखिए सर, ये सांस लेता है, तो मनुष्य सांस लेता है तो पता तो चल जाता है कि पेट ऊपर नीचे होता है ना, तो समझ लेते हैं सांस है तो मतलब ही है दुनिया में। क्या? और जब नहीं रहता है तब दुनिया में ये नहीं है। पेड़ पौधा को देखता है क्या सांस लेते हुए? क्या उसका शरीर ऊपर नीचे करता है क्या? नहीं करता है, फिर भी वो क्या है? सजीव है। सजीव है ना? अब हम लोग जानते हैं बच्चा लोग कि सजीवों का जो शरीर है वो बना होता है कोशिकाओं के समूह से बना होता है ना। यानी किसी भी सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ही क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। अब हमें ये बात बताइए कि क्या हमें जीने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बताओ तो। भोजन लेते हैं। क्या करते हैं बच्चा लोग? भोजन लेते हैं, यानी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, जिससे हमें क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। खाना खाएंगे तबे न ताकत मिलेगा, और खाना नहीं खाएंगे तो ताकत मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं। उसके बाद भोजन जो मुख के द्वारा करते हैं, तो उसको ले जाने के लिए, जगहों तक पहुंचाने के लिए नली भी होती है। नली होती है ना? उस नली को हम लोग आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। अब क्या होता है? भोजन का शरीर के अंदर में, यानी उस आहार नाल के विभिन्न विभिन्न अंगों में पाचन होता है, और जब वो पच जाता है तो उसमें मौजूद जितनी भी विटामिन्स होती है, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो एनर्जी का रूप होता है, वो हमारे शरीर में कोशिकाएं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। करती है कि नहीं करती है? और शरीर में तब हमें जाकर एनर्जी मिल जाती है। क्लियर बात है? तो कई रूप में हम लोगों को कार्य करना पड़ता है। अब इसी के अंतर्गत में आता है बच्चा लोग सांस लेना। क्या लेना? सांस लेना। सांस लेना भी सम्मिलित है बच्चा लोग। अब एक बात बताइए कि जब हम किसी भोजन को करते हैं, उसका पाचन हो जाता है, तो अपशिष्ट पदार्थ भी बनता है, जो शरीर में उसका कोई कार्य नहीं होता है। तो जिस प्रक्रम के द्वारा उन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है, उसको उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन कहते हैं। तो हम लोगों ने पहले देखा, खाना खाया, भोजन किया ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो ये कहलाया पोषण। क्या कहलाया? पोषण। पोषण। जिसमें हम लोगों ने खाना खाया तो वो कहलाया क्या? पोषण। उसके बाद हम लोगों ने सांस लिया और छोड़ा, तो सांस लेना हमारे शरीर के लिए अनिवार्य है।
ठीक ना। तो सांस लिया तो क्या हुआ, श्वसन, क्या हुआ, श्वसन। उसके बाद जो हम लोग भोजन किए थे, अपचा पदार्थ था, वो सब क्या हुआ, अब हमारे शरीर से क्या करना, बाहर करने की क्रिया, उत्सर्जित करने की क्रिया क्या कहलाएगा, उत्सर्जन। और बच्चा लोग हम लोग आगे देखेंगे, आगे उत्सर्जन के बाद हम लोग देखेंगे परिवहन तंत्र। परिवहन का मतलब क्या होता है, जैसे अब तुम खाना पीना खा लिया, भोजन पच गया, उत्सर्जित पदार्थ भी तैयार हो गया। अब उससे जो भोजन हम लोग किए थे, उस भोजन से जो पौष्टिक पदार्थ हम लोग मिला, जो कोशिका के द्वारा खून में मिला, तो अन्य जगहों तक पहुंचाना। पेट तो यहीं पर ना है, यही ना खाते हैं, लेकिन शरीर के अन्य जगहों तक ऊर्जा पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है। तो जिस तंत्र के द्वारा इनका संचालन होता है, शरीर में जितना संचालन होगा उसी को ही हम लोग कहते हैं परिवहन तंत्र। कौन सा तंत्र, परिवहन तंत्र। अब इस परिवहन तंत्र के बाद अंतिम रूप आता है बच्चा लोग। अब तो हो गया सारा चीजें हम लोग शरीर के बारे में जान गए, लेकिन एक चीज और है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है बच्चा लोग जनन। क्योंकि कोई भी जीव अपनी पीढ़ी को बढ़ाना चाहता है, अपनी पीढ़ी का अस्तित्व बनाए रखना चाहता है, इसीलिए उस प्रक्रिया के द्वारा जिसके द्वारा जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करेगा, वही क्या कहलाएगा, जनन। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, पोषण, उसके बाद श्वसन, उसके बाद उत्सर्जन, उसके बाद परिवहन तंत्र, उसके बाद जनन। ये सब मिल करके बना है जैव प्रक्रम। आगे जगह पर ये सब मिल करके क्या बना है, यानी पोषण पढ़ो तो जैव प्रक्रम, श्वसन पढ़ो तो जैव प्रक्रम, उत्सर्जन पढ़ो तो जैव प्रक्रम, परिवहन तंत्र पढ़ो तो जैव प्रक्रम, जनन पढ़ो तो जैव प्रक्रम। इसी को कहा जाता है जैव प्रक्रम। यानी अब इसका डिफिनेशन सामने में आता है ये कि वह सारी क्रियाएं, बोलो, वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। समझ में आ गया ना। जैव प्रक्रम में कौन कौन, फिर से स्टार्ट करते हैं, बोलो। पहला नंबर एक कौन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। सब क्लियर हो गया ना। कितने अच्छे से याद हो गया, पूरा बायोलॉजी खत्म। हाँ, पूरा बायोलॉजी है खत्म। पूरे किताब में आप देख लो, सबका चैप्टर है, किताब है ना सामने में, सिर्फ चैप्टर वाला कॉलम में देखना, चैप्टर वाला पहले ही कॉलम में देखो, सब चीज पढ़ा दी है तुम लोग। दिख गया सब चीज दिख गया ना सब? सारा चीज पढ़ा दिए तुम लोगों को। अब क्या खत्म, बायोलॉजी शुरू होने से, हाँ, बायोलॉजी शुरू होने से पहले खत्म। सारी चीजें अच्छी से समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ। यही चीज है बच्चा लोग, इसीलिए हम लोग इसी को जैव प्रक्रम, यानी जैव प्रक्रम कोई अकेला, पूरा क्रिया होगा, पूरा क्या होगा, क्रिया होगा। ये सभी क्रियाएं, यानी ये 5 गो बंद मुट्ठी अगर हम लोग कर लें तो मतलब जैव प्रक्रम हमारे मुट्ठी में क्या हो गया, बंद हो गया। एक मुट्ठी का देखो, यहाँ पर मुट्ठी का एक उंगली खोले तो बताएगा कौन सा प्रक्रिया। एक उंगली पहला बोलो, दूसरा बोलो, तीसरा बोलो, चौथा बोलो और पांचवा। क्लियर हो गया? तो ये 5 मुट्ठी हो गया कि, सॉरी, एक मुट्ठी हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, 5 उंगलियों का एक मुट्ठी। ये 5 उंगली ऐसे कर लेना, बोलना। अगर पूछा जाए जैव प्रक्रम क्या, ये है जैव प्रक्रम, है ना, ये है हमारा जैव प्रक्रम। बोलेगा भाई ये क्या, ये तो उंगलियां, 5 उंगली हमको दिख रहा है, तो जैव प्रक्रम क्या क्या, ये लो। चलो नाम बताओ, जल्दी बोलो। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा।
क्लियर हो गया? तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट आता है वो है हमारा क्या, वो है। अब सवाल एक और सुनो, एक सवाल ये है, हम कैसे जीव हैं, बहुकोशिकीय या एक कोशिकीय? अब सवाल ये है, एनसीईआरटी का सवाल है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में ऊर्जा के लिए विसरण की आवश्यकता क्यों होती है? विसरण की आवश्यकता क्या पर्याप्त रूप से विसरण होगी या नहीं होगी? सुनो, ये एक पार्ट आता है बच्चा लोग, एक छोटा सा एनसीईआरटी किताब में एक पार्ट है जो वहाँ बोला जा रहा है, एक लाइन में बोल दिया जाता है कि बहुकोशिकीय जीवों में क्या ऊर्जा की प्राप्ति विसरण के द्वारा हो सकती है, या इन सभी क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं क्या विसरण के द्वारा संभव है या नहीं? विसरण को पहले समझो। अभी हम कुछ लिखाएं क्या? लेकिन सब चीज समझ में आ गया ना? अब सुनो विसरण के बारे में। विसरण क्या है, आखिर विसरण किसे कहते हैं? अगर इसको जान लोगे तो सारा चीज तुमको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला चीज है कि प्रकृति में एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, है ना? कौन कौन बोले अभी? एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, है ना? तो एक कोशिकीय जीव भोजन भी करता है, जिंदा है तो भोजन करेगा ही। दूसरा वो क्या करेगा बोलो तो? वो करेगा तुम्हारा परिवहन भी करेगा, करेगा ना? जनन भी करेगा, और साथ ही साथ उत्सर्जन भी करेगा, यानी सारी क्रियाएं, श्वसन भी करेगा। ये सारी की सारी क्रियाएं विसरण के द्वारा होती है, ठीक ना? इसके पास कोई फेफड़ा नहीं होता है, कोई रक्त नहीं होता है, कोई मुंह नहीं होता है, दांत नहीं होता है, आहार नाल नहीं होता है। ये केवल और केवल विसरण के द्वारा ही ये तमाम चीज़ों को क्रियान्वयन करता है। क्यों? आखिर कारण क्या है सर कि ये विसरण ही क्यों किया और हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? ये भी तो बड़ी बात होगा कि नहीं होगा सवाल? ये सवाल है बच्चा लोग, एनसीईआरटी में है ये सवाल। हम तुम लोग को क्वेश्चन भी देंगे, उसका आंसर तुम लोगों को बना के लाना है और दिखाना है हमको कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है? सबका अपना अपना आंसर होगा, सबको हमको चेक करा देगा कि हाँ सर मेरा आंसर ये हुआ, हमने ये लिखा। हम सब चीज़ को समझा रहे हैं, समझो। एक कोशिकीय जीव जो क्या करते हैं, उसका समूचा शरीर जो है, समूचा शरीर पर्यावरण में फैला रहता है, यानी बोला जाए उसका समूचा शरीर पर्यावरणीय, उसका समूचा सतह जो है पर्यावरण में क्या रहता है, फैला हुआ रहता है। तो क्योंकि वो एक कोशिका है तो उसको एनर्जी कम मिलेगा, कम चाहिए उसको एनर्जी, तो समूचे उसका शरीर जो है वातावरण में ही जुड़ा हुआ रहता है। इसके कारण जो है उसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो क्या होता है, विसरण की क्रिया द्वारा अपना भरण पोषण कर लेता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, ये वातावरण से हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। हम लोग वातावरण में ही नहीं रह पाते हैं, मतलब हम लोग उससे क्या हो जाते हैं, थोड़े से अलग हो जाते हैं। ये क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी अरबों कोशिकाएं मौजूद है, उन अरबों कोशिकाओं को एनर्जी चाहिए होगा, चाहिए होगा कि नहीं होगा? अरे क्लास 9th में कोशिका के बारे में पढ़े हो ना? तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं ना? तो अब हम लोग ये समझेंगे बच्चा लोग कि किस तरह से ये चीजें कैसे बनी और कैसे डेवलप हुआ। ये बहुकोशिकीय जीव की बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाए, इसीलिए नाम ही पड़ा क्या, बहुकोशिकीय जीव। तो बहुत सारी जो कोशिकाएं मौजूद है उनमें बहुत सारे, हर कोशिका को एनर्जी अलग अलग चाहिए, तो उस एनर्जी की पूर्ति जो है वो विसरण के द्वारा नहीं हो पाती है, विसरण के द्वारा नहीं हो पाती है, क्योंकि विसरण के द्वारा केवल एक ही कोशिका में हो पाएगी। बाकी मान लो एगो कोशिका में हो गया, इतनी सा कोशिका कहीं पर मेरा इतनी को कोशिका को मिला, बाकी कोशिका को कौन देगा? समझ रहे हो बात को ना? तो क्योंकि हमारा शरीर एक जटिल कोशिकाओं से बना हुआ है और सभी को एनर्जी चाहिए, तो विसरण के द्वारा संभव नहीं है। तो ये किसके द्वारा संभव होगा? तो यही होगा, श्वसन के द्वारा होगा संभव, है ना? ये सभी क्रियाएं, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब तमाम चीज़ों के लिए अलग अलग अंग विकसित हैं। क्लियर बात है?
चलो जय प्रक्रम के बारे में लिखेंगे, जय प्रक्रम में कौन कौन सब चीज़ को सम्मिलित किया गया है, तमाम चीज़ों को लिखेंगे। चलिए कॉपी कलम निकाल लो, लिखो। जय प्रक्रम का पहले डिफिनेशन लिखेंगे वह सारी क्रियाएं, वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, तो वह सारी क्रियाओं का सम्मिलित रूप, एक और चीज़ से भी लिख सकते हैं, वह सारे प्रक्रम का सम्मिलित रूप जिनके द्वारा, या फिर और दूसरा डिफिनेशन भी लिख सकते हो, वह सारी क्रियाओं का, वह सारी प्रक्रम का, अभी लिखेंगे नीचे में कौन कौन सा प्रक्रम है, सम्मिलित रूप जिनके द्वारा, कोई भी लिख दोगे आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जीवों का अनुरक्षण होता है। जैव प्रक्रम कहलाता है, होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। दोनों लिख लो। वह सारी प्रक्रम का सम्मिलित रूप जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। हमारे आसपास में सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब कौन कौन सा प्रक्रम है सम्मिलित रूप, अभी जितने बातों में बोले हम लोग, सारी चीज़ों को इसमें क्या करना होगा, लिखना होगा। ठीक ना, तो लिखेंगे हम लोग बच्चा लोग। जैव प्रक्रम में सम्मिलित क्रियाएं। चलिए, है ना, सबसे पहला बोला जाए क्या होगा, हाँ पोषण। ठीक है, जल्दी मुझसे बोलिए, दूसरा क्या होगा, श्वसन हो जाएगा। तीसरा बोला जाए क्या होगा, उत्सर्जन हो जाएगा। बहुत अच्छा। चौथा बोलिए क्या होगा, हाँ परिवहन तंत्र। ठीक है, और बताइए पांचवा क्या होगा, जनन हो जाएगा। चलिए, ये सभी चीजें, ये 5 उंगली याद रखना, इनका मुट्ठी बना लो तो वो जैव प्रक्रम बन जाएगा। ठीक ना, पीछे वाला सबको दिखाई दे रहा है ना, इसलिए बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। बहुत अच्छा बोलता है, इसमें तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में दिया है कि सजीव का पहचान हम लोग कैसे करते हैं और निर्जीव की पहचान कैसे करते हैं। तो ये बोला जा रहा है इसमें बच्चा लोग कि जब कुत्ता बिल्ली जो गली में घूमता है ना, कुत्ता बिल्ली तो चिल्लाता है, मनुष्य भी क्या होता है, चिल्लाता है, तो हम लोग कहेंगे वो सजीव है। लेकिन जब वही चीज़ जब सो जाता है तब क्या वो सजीव कहेंगे उसको, तो बोलेगा वो तो निर्जीव है। लेकिन फिर भी पहचान कैसे करोगे कि सजीव है, हाँ बिल्कुल सही, वो क्या लेता है, सांस लेता है। तो सांस लेता है तो पता कर लेता ना कि वो जिंदा है। समझ रहे ना बात को, ठीक है। शायद वो सांस ना लेता तो निर्जीव है। ठीक है, क्लियर।
चलिए अब लिखेंगे बच्चा लोग कि विसरण। विसरण क्या, अभी बताए थे ना विसरण के बारे में, आगे भी पढ़ोगे लेकिन यहाँ लिख लो विसरण के बारे में। विसरण कौन सब लोग करते हैं बताओ तो, एक कोशिकी या बहुकोशिकीय? हाँ लिखा जाएगा यहाँ पर। लिखा जाएगा, एरो का चिन्ह दे करके लिखना या स्टार पॉइंट दे दो, लिख दो स्टार पॉइंट में, लिखो विसरण, लिखना विसरण, ठीक ना। लिखेंगे वैसी क्रियाएं, वैसी क्रिया, हाँ विसरण, विसरण वैसी क्रियाएं जिनके द्वारा एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव क्या करते हैं बोलो तो, उत्सर्जन, श्वसन लिख देंगे पहले, पोषण, क्या श्वसन एवं अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, विसरण कहलाते हैं, विसरण कहलाते हैं। विसरण की क्रिया जो होगी बच्चा लोग, ये जो है उस जीव के या उस एक कोशिकीय जीव के सतह पर होगी। कहाँ होगी बोलो तो, सतह पर, ठीक। ये भी लिख देंगे हम लोग, एरो का चिन्ह देके लिखो, विसरण की क्रिया, विसरण की क्रिया एक कोशिकीय जीवों के सतह पर होती है। एक कोशिकीय जीवों के कहाँ होगी, सतह पर। याद रखना एक कोशिकीय के ही विसरण होगा, बाकी अन्य में विसरण मत मार देना, ठीक ना। विसरण केवल और केवल एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा वगैरह होगा, पैरामेशियम वगैरह होगा, ये विसरण के द्वारा ही होगा, इसमें ध्यान रखना। लेकिन मनुष्य में विसरण के द्वारा नहीं हो पाया, क्योंकि मनुष्य में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। चलिए आजकल जो दिन जो चल रहा है वो ठंडा गर्म वाला दिन चल रहा है, क्या बोलते हो? कभी लगता है ठंडा है, कभी लगता है गर्म है, कभी कुछ, यानी अभी का मौसम बिल्कुल मुंबई वाला मौसम हो गया। स्वेटर पहनी है तो भी ठीक, कोट पहनी है तो भी ठीक, नहीं पहनी है तो भी ठीक, कुछ नहीं भी पहनी है तो ठीक नहीं है। क्या रे पीछे वाला साहब? यस सर। हाँ चलो खुश हो जाता है एकदम। चलो अच्छा, बहुकोशिकीय जीवों में बच्चा लोग ध्यान देना कि बहुकोशिकीय जीवों में नहीं हो पाएगा विसरण के द्वारा। क्यों? क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में एक कोशिका नहीं है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और बहुत सारी कोशिकाओं को एनर्जी कोई एक कोशिका दे नहीं पाएगा। विसरण के द्वारा कोई एक ही कोशिका का होगा, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाओं को एनर्जी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर एक चीज़ तुम लिख सकते हो कि बहुकोशिकीय जीवों में, लिखो एरो का चिन्ह देके लिखो, इस सबको मिला के तुम लोग को एक आंसर तैयार करना है। वो आंसर ये रहेगा, हम लिख देंगे क्वेश्चन, ठीक है। बहुकोशिकीय जीवों में विसरण के द्वारा
क्रियाएं संभव नहीं है। ये क्रिया कौन कौन? पोषण, श्वसन, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, क्रियाएं संभव नहीं है। ठीक है, उपयुक्त क्रियाएं संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक कोशिका वातावरण के सीधे संपर्क में वातावरण के क्या बोलो? सीधे संपर्क में नहीं होती है ना। प्रत्येक कोशिका नहीं है, कुछ कोशिकाएं हैं जो वातावरण के संपर्क में होती है, लेकिन सभी की सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं है। ठीक ना। अब देख लो कि अंदर में जो ऑर्गेन सब है मौजूद, पेट के अंदर बोलते हैं, शरीर के अंदर में जितने भी ऑर्गेन हैं, जितना भी अंग है, फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, जो भी जितना भी अंग है, वो सब का सब अंग क्या डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में है? नहीं ना है। तो वो लोग क्या जिंदा नहीं है क्या? हमारे शरीर के अंदर वो सब पार्ट जिंदा है ना जी। तो वो तो वातावरण के संपर्क में नहीं है, लेकिन एक कोशिका का पूरा शरीर ही वातावरण के संपर्क में है, पूरा शरीर ही वातावरण के संपर्क में है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक कोशिका में विसरण होगा, लेकिन बहु कोशिका में विसरण नहीं होगा। क्लियर है? एक सवाल हम लिख देंगे, वो तुम लोगों को जवाब बना के तैयार करके लाना है अगले क्लास में। ठीक है, ध्यान से लिखो, सवाल लिख लो। क्या लिख रहे हैं हम? सवाल ये है, सवाल लिख रहे हैं बच्चा लोग, सब लोग इसको मिला के एक तैयार कीजिएगा। अच्छा सा लिखेंगे हम लोग, हमारे जैसा बहुकोशिकीय जीवों में विसरण के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती? सभी चीज ऊर्जा के अंदर में सब चीज लिख सकते हैं, क्यों नहीं हो। ठीक है, ये है सवाल। इस सवाल को तुम लोग बनाना 4, 5, 6 लाइन में, जितना लाइन में हो सके इसको बना लेना, बना के हमको दिखाना कैसा बनेगा तुम्हारा आंसर। यानी सवाल है, हमारे जैसा बहुकोशिकीय जीवों में विसरण के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती? नहीं, हमको भी तो ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी विसरण के द्वारा, इसीलिए हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में हम तो खुद आ गए हैं, साथ ही साथ कौन लोग आ गया? बहुकोशिकीय जीव जितना भी होगा सबका सब, पेड़ पौधा इंक्लूडिंग पेड़ पौधा भी। पेड़ पौधा का शरीर भी देखोगे तुम, अंदर भी जिंदा रहता है, बाहर भी जिंदा रहता है। बाहर वाला तो पृथ्वी के मतलब इसके संपर्क में वातावरण का आता है, लेकिन उसका अंदर का भाग नहीं रहता है, तो इसीलिए विसरण की क्रिया उसमें नहीं होगी। क्लियर है? ये सवाल को नोट कर लो। नोट कर लिए सब लोग? मिटा रहे हैं हम। एक सवाल और दे देते हैं। ठीक है, सजीव और निर्जीव की पहचान कैसे की जाती है? सजीव और निर्जीव की पहचान कैसे की जा सकती है? इतना देर तक हम बताए हैं, ध्यान रखना, इस भी डिफिनेशन बनेगा, इसको भी घर में मन से बनाना है। नहीं कहेंगे, कब तक नहीं कहेंगे?
हाँ, जब तक वो किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर जाती है। ठीक है, जैसे हमारे सामने में कौन सा वायरस था? कोरोना वायरस। ये वायरस तब तक सजीव नहीं होता जब तक वो हमारे शरीर में ना आ जाता, और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अभी क्या हो चुका है? मजबूत हो चुका है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होने के कारण जो है क्या हो जाते हैं? हाँ, जा सकते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं बच्चा लोग, ऐसे ऐसे बहुत टेंशन होते रहते हैं क्या। हाँ हाँ, कहने का मतलब बड़े बड़े देशों में, वाह, यानी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलो हाँ, अब कहाँ थे हम लोग? अब एक लाइन लिख लेते हैं, वो भी हम लोग ये क्वेश्चन लिख लिया ना, इसको अच्छा से तैयार हो जाएगा ना इसका आंसर। सब लोग तैयार कर लेना, अच्छा से तैयार करना। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना। बार बार एनसीईआरटी बोलते हैं मतलब क्या समझता है कुछ हो? एनसीईआरटी किताब है, साइंस की किताब है, ठीक है, जो आप लोगों को पढ़ना भी अनिवार्य है। अभी जो किताब पढ़ रहे हैं ना, ये उसी से बन के तैयार होके आया है, ये संशोधित होके बड़ा, ठीक ना। तो हम लोग ये लेकर के चले हैं, चलिए उसमें नहीं जाते हम लोग। हाँ, तो हमारा लिखेंगे नीचे एरो का चिन्ह दे करके लिखो कि वायरस सजीव नहीं होते हैं। कब तक? हाँ, लिखेंगे, लिखा जाए वायरस। वायरस, वायरस को, वायरस एक अंग्रेजी वर्ड है, या इसी को कह सकते हैं हम लोग क्या? विषाणु, है ना। विषाणु सजीव नहीं होते हैं जब तक, क्या बोलो तो, जब तक कि वह, हाँ, जीवित कोशिकाओं में प्रवेश, कोशिकाओं में प्रवेश, कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर जाते हैं। काम खत्म, ठीक है। अगले दिन हम लोग बच्चा लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे और पोषण के बारे में समझेंगे डिटेल से, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक रहने दो उसको।